एटम स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह रिवॉल्व करते हैं। तो शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फोर क्वांटम नंबर की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें कि जो एटम है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी सारी जो है ना थ्योरीज या मॉडल जो है वो बड़े सारे साइंटिस्ट ने दिए हैं। सबसे पहले एटम का जो है ना, डाल्टन ने एक बात कही थी। तो उसने कहा था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, डेंस होता है, जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इसके सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए, तो फिर एक सबसे पहला मॉडल जो जे जे थॉमसन ने कि एटम कैसा नज़र आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या, वो दिया था। तो जिसमें बड़े सारे डिफेक्ट थे डेफिनेटली वो, लेकिन एक शुरुआत थी। तो अब जब देखें कि मतलब इसके बाद जो है ना कि आ, आपके पास जो सबसे अथेंटिक मॉडल जो है ना, रदरफोर्ड ने दिया था, और उसने कहा था कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, इनको जो ऑर्बिट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट इनको करते हैं। लेकिन उसमें एक मेन डिफेक्ट था। उसने कहा था जी कि ये जो है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट्स हैं, ये स्पायरिकल होते हैं और ये एंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इस तरह तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपना जो है ना शेल चेंज, एनर्जी लेवल चेंज करते हैं। तो अगर ये एनर्जी लेवल चेंज करते हैं तो इनको अपना जो है ना एनर्जी जो है वो या तो इवॉल्व करनी पड़ेगी या तो ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके स्पेक्ट्रम चेक किया तो उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। तो एनर्जी लॉस जब होती है या गेन होती है, अब्जॉर्ब होती है, तो उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, जो कि नहीं आया था। तो इस वजह से ये डिफेक्ट था। तो इस डिफेक्ट को सही किया जी रदर फोर्ड के जो शागिर्द था, नील बोर, उसने इस चीज़ को सही किया। तो उसने क्या कहा था जी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस के यानी एक खास रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, खास रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, जिसको उसने एनर्जी लेवल कहा था। तो जो उस न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू दूर वालों के। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होते जाते, तो इनकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये इस तरह का उसने एक मॉडल दिया था जी, बोर ने। यानी ये इस तरह के एनर्जी लेवल बनाए थे। इसको N1 का था, इसको N2, और इसको N3, और इसको N4, एंड कंटिन्यूस आगे आगे तक। ठीक है। तो अब ये जो है ना, मतलब यानी ये जो न्यूक्लियस है इससे खास एक रेडियस पे मौजूद है। तो अब यानी ये हमारे पास ना जो है, अब इसको अगर हम ये बात करते हैं जी कि आपके पास अ, जो N4 है, उसकी वो ज़्यादा एनर्जी है उसकी N3 से, और N3 की ज़्यादा जी N2 से, और N2 की N1 से। सही है, इस तरीके से। यानी और इसने ये भी बात कही थी कि जब ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, तो देखें बेसिकली N4 की एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर N3 में वो आएगा, यानी इस शेल में आएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और N3 से N4 में जो जाएगा जी, वो अपनी एनर्जी, तो यानी चेंज इन एनर्जी होएगी। और ये ही वो है जी कि फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड शेल है, जो इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व करते हैं। तो अगर वो चेंज करेगा तो फिर एनर्जी निकलेगी। तो लाइक उसकी तरह जो आपके पास रदरफोर्ड है, उसने तो कहा था कि ये मुसलसल अपना शेल चेंज करते हैं। तो ये बात इस वजह से इसकी जो बात है वो सही प्रूव हुई। लेकिन देखें, इसका जो मॉडल था ना, वो 2 डायमेंशनल मॉडल था, और ये पार्टिकल के लिए तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। लेकिन फ्रेंच एक केमिस्ट थे जी, लुई डी ब्रॉय लुई डी लुई डी ब्रॉय, ठीक है। तो इसने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पेश किया, मटेरियल एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। तो तमाम मटेरियल एज ए वेव भी एक्ट करते हैं, सही है। तो इस यानी इस एक नज़रिए से इस की जो इन्वेंशन थी, इसकी डिस्कवरी सॉरी जो थी, इसके मुताबिक तो हमारे पास जो बेसिकली जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो भी एज ए
एक क्या हो गया जी, एक हमारे पास यानी एक वेव वेव हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव अब कंसिडर किया जाने लगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की भी डबल नेचर होगी जी, एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। अब ये जो बात है ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए वेव एक्ट करता है। एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव हुई जी, आप देखें कि अगर आप कुछ ऑब्स्टैकल्स लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह डबल स्लिट ऑब्स्टैकल, तो देखें इसके पीछे एक स्क्रीन स्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि बेसिकली जब कोई वेव अ, इस जो है ऑब्स्टैकल में से पास होने होती है, ठीक है। इस तरह कोई वेव्स जो हैं वो इसमें से पास होने होती है, सही है। तो जब इस रुकावट में से पास होती है, अगर देखें ये जो इनके दरम्यान में गैप है ना, वो जो आपके पास यानी जो वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ उसके बराबर होगा, तो फिर आपको ये एक जो कंसेप्ट है ना वेव का वो देखने को मिलेगा। वो कौन सा कंसेप्ट है जी? डायफ्रैक्शन का, सही है। तो यानी डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरह वेव जब इनमें से पास होंगे तो इस तरह का पैटर्न जो है बनाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास डायफ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये जो डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर एक ब्रॉडर एरिया को कवर करता है, इस तरह ब्रॉडर एरिया को कवर करता है, सही है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब ना हम एज ए पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। अब देखिए लाइक आप ना कुछ बॉल्स हैं, सही है, वो आप इसमें बम्बार्ड करवा रहे हैं। तो जब वो इनमें से हिट करेंगे, कुछ इधर हिट करके डेफिनेटली बाउंस बैक कर जाएंगे, इस तरह बाउंस बैक कर जाएंगे। इधर से भी कुछ बॉल जो है, ठीक है, इधर तो कुछ बाउंस बैक कर जाएंगे, कुछ इसमें से गुजरेंगे और स्क्रीन के साथ टकराएंगे, और एक एक खास एरिया पे जो है कोलाइड करेंगे और इम्पैक्ट छोड़ेंगे इस एरिया पे। तो यानी अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो वो उसका जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है ना वो बड़ा कम है, जहाँ पे कोलिजन हो रही है वहाँ पे ही इसका जो है इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन आपने वेव की सूरत में भी देखा कि उसका जो है इम्पैक्ट है ना स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा ब्रॉडर एरिया पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाए गए इलेक्ट्रॉनिक गन से, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गन है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करवाए गए इस तरह इस तरह इस तरह, तो उसने ना एक ब्रॉडर एरिया पे जो है ना इम्पैक्ट जो है वो इसका नज़र आया। तो जिससे एक बात समझ आती है कि आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन की नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन एज ए वेव जो है वो एक्ट करते हैं। तो इस बात से एक चीज़ समझ आई कि इलेक्ट्रॉन की नेचर एज ए वेव। तो यही वो बात थी जिससे रदरफोर्ड सॉरी बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ना उसमें जो है बेसिकली डिफेक्ट जो है नज़र आया। तो अब इस वजह से यानी अब देखें इलेक्ट्रॉन एज ए वेव ना थ्री डायमेंशनल जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना रिवॉल्व करता है, और वो मतलब हर जगह पे मौजूद। अब देखें थ्री डायमेंशनल अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल की बात करें तो वो उसकी पिन पॉइंट जो पोजीशन है ना वो एग्जैक्टली बताई जा सकती है कि वो इस जगह पे है, इस जगह पे है। लेकिन एज ए वेव की बात करें तो वेव तो किसी एक जगह पे मौजूद नहीं, वेव तो हर जगह पे मौजूद होती है, सही है। तो किस तरीके से हम फिर ये बता सकते हैं कि यानी अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे है। तो कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो कि ये कहती हैं कि बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन है जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो, बाकी सारा उसी एक इलेक्ट्रॉन का वेव क्लाउड है, थ्री डायमेंशनल। तो खैर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो नहीं है, ज़्यादातर तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात की जाती है। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो सारा क्लाउड है वो वेव ही है एक इलेक्ट्रॉन की। तो फिर इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली उसकी पोजीशन का बताना एक मुश्किल प्रोसेस है। पार्टिकल में तो बताया जा सकता है लेकिन वेव में नहीं बताया जा सकता, तो ये मसला आया। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए ना तो आपके पास ना एक तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बेसिकली ऑस्ट्रियन आयरिश एक साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर श्रो तो एरविन श्रोडिंगर ने बेसिकली सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव।
तो अब वो प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है? प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल की बात की जाए तो वो तो डेफिनेटली एक जगह पे मतलब एक ख़ास लोकेशन पे पता किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वेव तो किसी भी जगह पे हो सकती है, सही है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांस है कि वो जो है किसी एक ख़ास एरिया में ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जा सकते हैं। तो यही वही स्पेसिफिक एरिया जो है जो श्रोडिंगर की इक्वेशन में वो पता चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस जगह पे ज़्यादा पाया जा सकता है। वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पाया जा सकता है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल से मुराद ये चीज़ होती है कि जैसे आपके पास स्फेरिकल बॉल है ना, तो वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन जो ड्रा किया जाता है सर्कल वो टू डायमेंशनल है। तो श्रोडिंगर की जो एक इक्वेशन थी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन, उसमें उन एरियाज़ का बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने का चांस ज़्यादा होता है। अब पता है उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो यानी एक बात हम इसमें ये कह सकते हैं कि अब पहले तो जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में मतलब ऐसा कहा गया था कि शेल में पाए जाते हैं, सही है। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉन की जो मतलब पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो किस जगह पे है? वो ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स फिर क्या हुई? ऑर्बिटल्स वो खास थ्री डायमेंशनल स्पेसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी लेवल में मतलब लेवल फर्स्ट में अगर बात करें, लेवल सेकंड में बात करें, किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन चांसेस किधर ज़्यादा है? ऑर्बिटल्स में। यानी हमने अब ये कहना है कि अब हमने ऑर्बिटल्स का पता करना है, ठीक है, न्यू मॉडल यानी क्वांटम मॉडल में, एटम के क्वांटम मॉडल में। तो फिर इसी की बात करते हैं और आगे चलते हैं जी कि बेसिकली ऑर्बिटल्स क्या है और ये सारी बातें। तो देखें जी कि बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। यानी वो खास एरियाज़ को हमने स्पेसिफाई करना है। तो चलें जी, अब अगर हम बात करते हैं जी कि लेट्स से कि अब ये किस तरह डिफाइन करना सही है। तो अब देखें कि उसने ना इसमें एक खास, अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं जी कि ये रीजन है खास, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट, ठीक है, लेवल है बेसिकली, जैसे कि उसने लेवल दिए थे जी आपके बोर ने। इसी तरह लेवल्स की बात करें तो ये फर्स्ट लेवल, यानी देखें ये न्यूक्लियस के बाहर वाली हम सारी बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात अभी नहीं की। तो ये वही लेवल की बात हो रही है जी। ये चले जी सही से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा देखें जी, ये बेसिकली जो डिफरेंट कलर्स हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं जी? ये लेवल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। लेवल से मुराद क्या है? लेट्स से इलेक्ट्रॉन बेसिकली यानी रेडियस से कितने दूर है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन इनके जो है ना बेसिकली एनर्जी लेवल चेंज है, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस। लेट से जैसे आपका एक घर के अंदर लेवल्स होते हैं, बिल्डिंग में बड़ी सारे क्या हो सकते हैं जी, लेट से स्टोरीज हो सकती हैं, सही है। जैसे आपके पास हम बात करते हैं जी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो अब देखें कि इसी तरह ये भी लेवल्स हैं। ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज़ दी फोर्थ, जिसको कि एनर्जी लेवल्स बताया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास
तो ये बेसिकली मतलब एनर्जी लेवल्स हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस। इनको लाइक बोहर ही इनको मतलब हम शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको N1, इसको N2 बोला जाता है, इसको N3 और इसको सॉरी जी N4, ठीक है। अगर हम इसमें एनालॉजी में इसको कहते हैं जी कि ये हमारे पास फ्लोर है जी, इसको N1 बोल देते हैं, इसको N2 एंड N3 एंड N4। तो अगर हम बात करें, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर भी है जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हमने तो फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात कर ली, सही है, जिसे चले जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये लाइक फ्लोर्स हैं, घर के अंदर जैसे फ्लोर्स होते हैं इस तरह लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये तो नहीं है कि आप घर के अंदर ऐसे ही फ्लोर्स बना देते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें होते हैं, उन्हीं की बात आगे करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमने बात की। सेकंड, ईच फ्लोर के अंदर ना मतलब खास किस्म की एंटिटीज़ पाई जाती हैं, सही है, उन्हीं की बात करनी है। तो N1 के अंदर ना सिर्फ एक किस्म की एंटिटी पाई जाती है, सही है। तो उसमें जो उस एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी वो क्या है जी, वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर कहलाता है। और ये बेसिकली ना शेप, ऑर्बिटल की शेप को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो N1 के अंदर जो बेसिकली शेप है ना, यानी ऑर्बिटल ऑर्बिटल डिफाइन हमने कर ली है, वो स्पेसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम शेप की बात करें, तो पहले लेवल के अंदर ना आपके पास यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस इस रीजन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मिलेंगे। यानी फर्स्ट लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस है ना वो इस रीजन में, यानी इस सर्कुलर रीजन में उनके होने के ज़्यादा चांसेस हैं, यही ऑर्बिटल कहलाती है, ठीक है, इस रीजन में जिसको मैंने सर्कल किया। अब यानी इधर हम लिख लेते हैं कि N1 में ना सिर्फ एक सर्कुलर रीजन है जिसमें ऑर्बिट और यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़्यादा है। अब इस सर्कुलर रीजन के लिए नंबर जो है ना, तो यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वो हो गया जी लेवल। अब दूसरी हम शेप की बात कर रहे हैं ना, कि हर इलेक्ट्रॉन की यानी प्रोबेबिलिटी की शेप क्या है, यानी वो किस शेप में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं, यानी उसकी शेप क्या है। तो ये शेप के लिए जो नंबर है ना उसे एंगुलर मोमेंटम नंबर या एजीमुथल, चले जी हम बात करते हैं जी कि एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसको ना हम एन कहते हैं और इसको एल कहते हैं, ये भी याद रखें, सही है, एल नंबर। तो जो जो कि अभी हमने बात किया, जो कि शेप ऑफ ऑर्बिटल को मतलब रिप्रेजेंट करती है, सही है। तो अब देखें कि इसे एस एस भी कहते हैं, एस ऑर्बिटल, ठीक है, आपने याद रखना है। यानी सफेरिकल या सर्कल से एस, वैसे तो सी होता है, चलें जी एस, सही है। तो इसके लिए जो एल का नंबर है ना वो ज़ीरो है, इसको आपने याद रखना, अभी इसकी हम रिलेशन भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो एल इसके लिए ज़ीरो है। अब देखिए जैसे ही लेवल दूसरा शुरू होता है ना N2, तो इसके अंदर भी ना ऑर्बिटल्स भी दो शेप की आ जाती है। अब ऑर्बिटल वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा पाया मतलब चांसेस होते हैं पाए जाने के। अदरवाइज पूरे इस शेल सॉरी इस शेल कह लें, पूरे इस लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की कौन सी बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं, तो अब जैसे ही नया लेवल शुरू होगा ना उसमें ये रिपीट होगी एस, तो इसमें भी एस ऑर्बिटल ऑर्बिटल पाई जाएगी, एस जो कि सर्कुलर है। तो पहले ये है जी आपके पास एस ऑर्बिटल। तो
इधर लिख लेते हैं जी, एक ही ऑर्बिटल होगी, ठीक है, एस। देखें ये क्योंकि फर्स्ट लेवल की एस है तो इसको 1s कहते हैं, ये सेकंड लेवल की है तो इसको 2s बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ना दो ऑर्बिटल होते हैं, यानी दो तरह के मोमेंट होती है। तो दूसरी जो ऑर्बिटल है ना वो बेसिकली, यानी इधर बना देते हैं जी, डम्बेल, डम्बल शेप की होती है इस तरह, इस, सही है जी। यानी इधर हम अगर बनाएं तो चलिए शुरू इधर से ही होती है लेकिन एंड इस लेवल तक होगी, सही है। कलर चेंज कर लेते, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको तो एस कहते हैं, इसको बोला क्या कहते हैं, इसको पी, पी कहते हैं, पी ऑर्बिटल। तो लेवल 1 में एस ऑर्बिटल और लेवल 2 में एस भी है और पी भी है। आपको पता है पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एक ही होती है लेकिन पी ऑर्बिटल्स 3 होती हैं, याद रखना हमने, ये इधर भी मैंने 3 बनाई हैं, ठीक है। वो कैसे 3 होती हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है जी, अब देखें कि ये आपके पास एक्स, ये वाई और ये जेड। तो यानी पी एक्स जो एक्स एक्सिस पे है, पी वाई जो वाई एक्सिस पे है और पी जेड। तो आपने याद रखना है पी ऑर्बिटल्स 3 होती हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखा भी 2p क्योंकि 2 इसका एनर्जी लेवल शेल है, तो ये क्या है, 2p। अब देखें जी कि लेवल 3 की बात करते हैं, तो लेवल 3 में अगेन, सही है जी, अगेन आपके पास यानी एक एस ऑर्बिटल आ जाएगी जो कि सर्कुलर है, ठीक है, और दोबारा से 3 पी ऑर्बिटल्स। तो यानी ये इधर लिख दें जी कि 3s, सॉरी 3s नहीं, तो 3p भी, ठीक है। और अब एक नई ऑर्बिटल आएगी जिसे क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल, सही है जी। ये 3 जो है ये लेवल को शो करता है, यानी शेल को शो करता है। अब डी ऑर्बिटल कैसी होती है जी, तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होती, ठीक है। अब देखें जी कि ये जो चीज़ है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है जी आपके पास, ये रीजन जो है ये आपके पास कहलाता है जी लोब, एंड ये रीजन जो है ये आपके पास कहलाता है जी नोड। अब देखिए लोब के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो है एग्जिस्टेंस वो पॉसिबल है, नोड के अंदर ना होने के बराबर। यानी नोड जो है वो न्यूक्लियस से शुरू होता है, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है नोब के पास ज़्यादातर पाया जाएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होने की इस जगह पे, ठीक है। तो डी की हम बात कर रहे थे, ये डबल डम्बल है। तो अब डी जो है ना, डी आपके पास जैसे जो पी है ना, सही है जी, ये आपके पास क्या होता है जी, ये 3 होते हैं। तो वो जो डी है ना, डी आपके पास ऑर्बिटल, या इसको सब शेल भी कह लो, सही है। तो आगे 5 ऑर्बिटल्स होती हैं इसमें, आप इस तरह कह लो, सही है। जैसे आपके पास पी जो है वो सब शेल कह लो, एंड पी एक्स पी वाई एंड पी जेड जो है ये ऑर्बिटल है, इस तरह कह लें, ठीक है। तो अब जो डी सब शेल है इसके अंदर आगे पी के अंदर 3 थी, तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं इसी तरह। यानी ये जैसे मैंने इधर बनाया जी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, सही है जी। तो इस तरह डी के अंदर
5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अब ये जो है जी, वो 5 ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं जी? तो ये हमने बात करनी है, लेट से, चलें जी इधर बनाते हैं जी, लेट से Z और ये X। ठीक है, इस तरह। और इस तरह, यानी ये कौन सी है? DXY। ठीक है, ये DYZ, ये DZX। सॉरी, इधर ना Y कर लेते। तो इसी तरह आपके पास DX² minus Y², and fifth one is नहीं, इस तरह ना सर्कुलर, इसे DZ²। तो ये आपके पास फर्स्ट, फर्स्ट, ये आपके पास जी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। तो इस तरह ये आपके पास 5 जो ऑर्बिटल्स है ना, ये बेसिकली यानी इसका लेवल क्या है जी? थर्ड, यानी शेल, सब शेल क्या है जी? डी। और आगे डी की 5 ऑर्बिटल, XY, YZ, ZX, एंड X² minus Y² एंड Z²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स इसमें मतलब होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही फोर्थ लेवल शुरू होता है तो इसमें 4S भी आ जाएगी, सॉरी 4P भी आ जाएगी, 4D भी, और 4F, 4F। अब जो 4F की जो शेप है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके 4 फोल्ड हैं, उसके 8 फोल्ड हैं, जो कि ड्रा करना टू डायमेंशनल मुश्किल है जी। तो हम उसको वैसे ही समझते हैं कि उसके बेसिकली 8 फोल्ड्स होते हैं। अब जो F ऑर्बिटल्स है ना, उस सॉरी F सब शेल है ना, उसके अंदर 8 जो है वो ऑर्बिटल्स होती हैं। जिस तरह डी के अंदर आपके पास जो 5 होती है, उसके अंदर 7 होती है, 7 ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, और ये यानी इस लेवल पे होती है जी, अभी हमने यानी ये N4 में, सही है। तो इस तरह कंटिन्यूसली ये जो है आगे इंक्रीज़ होते हैं, सही है। अब ये सारी बातें क्या है, इसको मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं जी। तो चलें जी। तो अब देखें जी कि सबसे पहले हमने बात की थी जी कि यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो कि क्या था जी, जो कि रिप्रेजेंट होता है जी n के साथ, और ये वो लेवल होते हैं जहाँ पे ऑर्बिटल्स पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो दूसरा हमने बात की थी एंगुलर, एंगुलर क्वांटम नंबर।
जो कि एल के साथ रिप्रेजेंट की थी। अब देखिए एन और एल का ताल्लुक क्या है जी। एन और एल का ताल्लुक ये है कि बेसिकली अब यानी हमारे पास एल, तो एल बेसिकली ग्रेटर और इक्वल हो सकता है जी ज़ीरो, और देखें स्मॉलर और इक्वल होता है किसके जी, एन माइनस वन के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एल की वैल्यू ना, लेट से एन अगर आपके पास वन है, ठीक है, वन माइनस वन, तो एल की वैल्यू वन माइनस वन क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू ज़ीरो, लिमिट भी है ना ज़ीरो, तो ज़ीरो से छोटे या ज़ीरो इक्वल, तो इसीलिए यानी एन वन के अंदर शैल वन के अंदर जो है आपके पास सिर्फ, यानी इसको आप सर्कुलर को क्या कहते हैं जी, क्या कहते थे जी, मतलब ये ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो है जी, इसको एस एस जो है सब शेल कहते हैं। तो यानी आपके पास एस सब शेल जो है, और एस सब शेल में ऑर्बिटल कितनी होती है, यानी मतलब आपके पास जी एक ही होती है, सही है, ज़ीरो से मुराद एक ऑर्बिटल। अब देखें कि दूसरे की बात करते हैं जी, लेट से आपके पास यानी, अब देखें जी कि अगर एल जो है आपके पास, जो आपके पास जी देखें कि यानी एन टू हो जाए, यानी शेल टू, तो आपके पास जो एल है जी उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं जी आपके पास, तो एन टू है, टू माइनस वन, यानी एल जो है वन के इक्वल भी और वन से छोटा जो ज़ीरो, तो जो एन टू के लिए आपके पास एल की वैल्यू है वो आपके पास देखो कि यानी क्या होगी जी, देखते हैं जी कि ज़ीरो भी होगी, ज़ीरो वन से छोटा होता है, और वन भी होगी, सही है। तो ज़ीरो एस को रिप्रेजेंट करता है, और वन जो है वो किसको जी, पी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये दूसरे शैल के अंदर एस भी आ गया सब शैल, और पी भी आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जी के, चलें जी इसको थर्ड के लिए देखते हैं। तो अब जी आपके पास यानी एल जो है वो इक्वल और स्मॉलर है जी, एन अब थ्री कर लेते, थ्री माइनस वन, तो एल की वैल्यू क्या होगी जी, तीन में से एक निकालो बाकी दो, तो यानी टू भी आएगा और टू से छोटे और ज़ीरो तक, यानी टू वन और ज़ीरो, तो इसमें इस तरह लिख लेते हैं, यानी ज़ीरो वन और टू। अब ज़ीरो फिर वो एल ज़ीरो किसके लिए होता है जी, एस के लिए होता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास वन जो है वो किसके लिए होता है, पी के लिए होता है, एल वन, ठीक है, और एल टू से मुराद क्या है, डी, यानी इसमें एस सब शेल भी आएगा, पी थर्ड, सॉरी की थर्ड की बात थी जी, एस सब शेल भी आएगा, पी भी आएगा, और डी भी आएगा, ठीक है। अब इसी तरह जी हम अब एल जो है ना वो करते हैं जी, चलें जी, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ना एन की वैल्यू रखते हैं जी फोर, तो फोर माइनस वन, तो एल की वैल्यू हो जाएगी जी इक्वल टू और स्मॉलर देन फोर माइनस थ्री, तो यानी इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे जी, ज़ीरो वन टू और थ्री भी, इक्वल टू भी है ना, ठीक है। अब फिर ज़ीरो किसके लिए, एस सब शेल के लिए, वन किसके लिए, पी के लिए, टू किसके लिए, डी के लिए, एंड थ्री किसके लिए, एफ के लिए, यानी फोर्थ जो लेवल है ना इसके अंदर, यानी एस भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, और एफ भी आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये चारों आपके पास ऑप्शन जो है ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था जी एल और एन का रिलेशन। तो अब तीसरे जो है ना, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा जो आपके पास क्वांटम नंबर है, तो उसकी बात करते हैं। तो थर्ड जो आपके पास क्वांटम नंबर है जी वो है जी जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम
और सबस्क्रिप्ट में जी इस तरह स्मॉलर एल। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है जी? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का बताते हैं। तो एंगुलर क्वांटम नंबर शेप बताते हैं, यानी जो सर्कुलर पाथ, डंबल पाथ और डबल डंबल, और आपके पास यानी कॉम्प्लिकेटेड जो एफ है, तो वो यानी इस तरह की शेप का बताता है। सही है। अब ये जो डंबल्स हैं ये कितने हैं, यानी ये जो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं ये कितने हैं, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका रिलेशन क्या है जी आपका जो है एल के साथ। ठीक है, तो देखते हैं जी कि देखें कि जो आपके पास एम का रिलेशन है ना, तो एल एल का जो रिलेशन सॉरी एम का जो रिलेशन है वो एल के साथ क्या है जी? तो ये या तो पॉजिटिव एल, सॉरी जी इधर पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव एल के यानी आपके दरम्यान में भी। सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें जी, अगर चलें पहले एल ज़ीरो की बात करते हैं। सही है, तो नेगेटिव ज़ीरो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो के दरम्यान में ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास, चलें इधर बना लेते हैं जी, आपके पास एन, पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, चलें इसको थोड़ा सा नीचे, फोर। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है शेल। और अगर हम बात करते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर की, एल की, ठीक है, तो वन के लिए एल क्या होता है जी? ज़ीरो। तो इधर हमने बात की है। सही है, तो इसी तरह टू के लिए हमारे पास यानी शेप एक ज़ीरो भी आ जाती है और एक, चले जी डम्बल, यानी दो आपके पास ऑर्बिटल की शेप आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी इनके ना नंबर्स लिख लेते हैं। सही है, वो ज़्यादा बेटर है। तो ज़ीरो, और इसमें एक ज़ीरो भी आएगा और एक वन भी आएगा, इसमें ज़ीरो भी आएगा, वन भी और टू भी। ठीक है, और इसमें ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री भी। सही है, अब ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? इधर लिख लेते हैं एस को, ये भी एस है। लेकिन वन किसको? एल वन से मुराद क्या है जी? पी। फिर ज़ीरो से मुराद क्या है? सॉरी एस सब शेल, वन से पी और टू से डी मुराद है। फिर एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल ही मुराद है। तो अब अगर हम इधर ज़ीरो रख दें तो एम की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, जिससे मुराद क्या है इसमें, और ऑर्बिटल्स कितनी है? एक। सही है, अब फिर से अगर हम सेकंड जो शेल है उसमें देखें तो उसमें एस भी सब शेल आता है और पी भी आता है। तो एस के लिए फिर हमारे पास एम की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन वन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो वन के लिए एम की वैल्यू नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन, सॉरी पॉजिटिव वन के दरमियान में, और ज़ीरो भी। नेगेटिव वन, ज़ीरो और पॉजिटिव वन, तो ये तीन जो है ना बेसिकली ऑर्बिटल्स आएंगी। तो ज़ीरो के लिए पहले बनाते हैं जो कि एक ही ऑर्बिटल है। पी के लिए आपके पास जिसका कि सॉरी मतलब देखें वन, चले इधर ज़ीरो और नेगेटिव वन, तीन ऑर्बिटल्स, यानी पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसके लिए जो मैग्नेटिक नंबर है वो नेगेटिव वन, ज़ीरो और वन है। फिर एस के लिए ज़ीरो है, पी के लिए फिर, क्योंकि एल पी के लिए वन है ना, तो एम और एल का क्या ताल्लुक है? नेगेटिव एल और बिटवीन नेगेटिव एल और पॉजिटिव एल। तो नेगेटिव एल माइनस वन होगा पॉजिटिव वन के लिए, यानी पी शेल के लिए, सब शेल के लिए। इसके दरम्यान में ज़ीरो आता है, नेगेटिव वन, ज़ीरो और वन। फिर इधर वही यही आएगा, नेगेटिव वन, ज़ीरो और पॉजिटिव वन। लेकिन डी डी के लिए एल टू है, तो नेगेटिव टू, नेगेटिव वन, ज़ीरो, पॉजिटिव वन और पॉजिटिव टू। तो ये एक, दो, तीन और
एक दो तीन चार और पांच ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। इधर बना लेते हैं जी एस के लिए, फिर एक ऑर्बिटल, पी के लिए एक दो और तीन ऑर्बिटल, और डी के लिए एक दो तीन चार और पांच ऑर्बिटल, -2। और फिर हमने इसको लिखा भी था, यानी ये क्या थी जी, आपके पास पी एक्स वाई, ठीक है। तो सॉरी डी की बात सॉरी हो रही थी, अच्छा ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये आपके पास थी जी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, डी जेड। ये पांच ऑर्बिटल, पीछे हमने इसको ग्राफिकली बताया था। इधर हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या ताल्लुक होता है एम यानी मैग्नेटिक नंबर का, ये नेगेटिव एल और पॉजिटिव एल से के दरम्यान में होती है। एल क्या होता है, जो आपके पास एन माइनस, यानी वो पीछे हमने बात की थी, इधर लिख भी लेते हैं। तो यानी आपके पास जो एल है ना वो, तो n-1, तो n1 होगा तो आपके पास l की वैल्यू 0 आएगी, और 0 s और शेल को सॉरी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। और 2 होगा तो आपके पास 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, s और p सब शेल्स आएंगे। 3 होगा 0 1 और 2 s p d, और 4 होगा तो 0 1 2 3 s p d f। और इनके लिए भी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक नंबर का, तो s के लिए दोबारा से क्या हो जाएगा जी, मैग्नेटिक नंबर 0, और p के लिए आप अभी देखा है -1 0 और +1, -2 0 और सॉरी 0 कह रहा हूँ। तो आपने -2 -1 0 +1 और +2, तो 5 थी। अब f के लिए 3 देखें, L3 है ना, तो 3 -3 और +3 और इनके दरम्यान में -3 -2 -1 0 1 2 3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, ठीक है। तो इस तरह इनकी ऑर्बिटल्स हो गए और इसी तरह कंटिन्यूस चलेंगी। तो अब ये तो तीन आपके पास क्वांटम नंबर हो गए, सही है। तो यानी अगर हम बात करते हैं लेट से 2 चलें 2p की, सही है। तो 2p में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, सही है। तो पहली बात है ये, इसके लिए n पहले देखते हैं जी, n क्या है, 2 है। और l का नंबर क्या है जी p के लिए, तो इसके लिए 1 है l, कैसे 0 s के लिए और 1 p के लिए, सही है। और देखें जी कि आप अगर बात करते हैं जी कि इसमें m की, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक नंबर इसके लिए क्या है, ठीक है। तो आपको पता है p के अंदर कितने आपके पास होते हैं जी, मतलब ऑर्बिटल्स 3। इसके लिए नंबर है जी -1 0 और +1। तो l नेगेटिव भी और पॉजिटिव और इनके दरम्यान में भी इस तरह आपने, तो ये तो हो गए जी कि आपको इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मिलेंगे। तो इस तरह हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया कि 2p के इलेक्ट्रॉन और इनके ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, वो सारी बातें सही है। अब देखें कि अगर 2p में तो अब देखें कि बेसिकली हमने ये भी बात करनी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ना दो जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है। यानी एस एस एक ही ऑर्बिटल होती है, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ सकते हैं, ठीक है। पी के अंदर अब तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ईच 2 एंड 3 के अंदर फिर 6, समझिए 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह डी की बात करें तो इसके अंदर क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ईच ऑर्बिटल में 2 एंड 2 5 आर 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह 7 जिसमें ऑर्बिटल्स होती है एफ में, तो उसके अंदर 2 ईच एंड 7 2 आर 14 जो है ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि N1 यानी जो शेल
आपके पास 1 है ना, इसके अंदर क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही आपके पास यानी और एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर भी इसका एस है, ठीक है। तो एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 2 इसमें आ गए, 2s में भी 2 ही, एस में आते ही 2 हैं। लेकिन पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 3 को 2 दफ़ा करें तो 6 और 2 कितने, 8 हो गए, ठीक है। तो आ, यानी 8 जो है वो आ सकते हैं आपके पास दूसरे शेल के अंदर। तो इसी तरह फोर्थ शेल में अगर देखें तो एस में 2, पी में 6, ठीक है, 6 एंड 2 8, एंड डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 10 और 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। और इसी तरह अब अगर 18 और 7 2 ज़ार 14, 18 और 14 32 होते हैं, सही है। तो फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है जी, आप 2n², ठीक है। तो 2n कोई भी रखेंगे, लेट से 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ार 2, यानी ये हमने जो बात की, ठीक है। इसी तरह 2 रखेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गए, और फिर सो ऑन, इस तरह आप मतलब आप बता सकते हैं, ठीक है। हम देखें जी कि एक ना रूल है जी, पॉलीज एक्सक्लूशन रूल, जिसमें यानी उसने कहा था, प्रिंसिपल है सॉरी, जिसमें उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ना जो क्वांटम नंबर है वो एक ही हो सकता है। यानी अब देखें जी कि यानी 2p में हमने देखा है, सही है। तो 2p में अगर m की वैल्यू -1 है, एक ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। जो तो ये जो 3 हमने 3 की बात की है, 3 क्वांटम नंबर से, तो इसमें ईच ऑर्बिटल तक जो है वो इसका एड्रेस जो है हम पता कर सकते हैं। तो ईच ऑर्बिटल में बेसिकली 2 जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से हमें फोर्थ एक क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत है, जो बेसिकली यानी ईच जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में बताएगी। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है, सॉरी स्पिन नंबर, मैग्नेटिक स्पिन नहीं, स्पिन नंबर जी कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसे रिप्रेजेंट ms के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है जी, वो या तो वो यानी प्लस हाफ या -हाफ यानी होगा, ठीक है। तो अब देखें जी कि यानी आपके पास अब 2p3 की बात करते हैं, सही है, 2p3 की बात करते हैं। तो इधर हमने बात की थी कि इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं जी, 3, -1 px py एंड pz। अब अगर 3 को फिल करें, 3 इसके इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 एंड 3, तो ये इसकी मतलब हमारे पास जो है स्पिन को भी रिप्रेजेंट कर, तो यानी अगर हम 2p3 ये इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए n2 है, p1 है, और l जो है -1 से +1 तक है, ठीक है। और इसकी अगर s की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव हाफ बन रहा है, सही है जी, क्योंकि ये सारे एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर की तरफ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाफ, सही है। तो अब लेट से हम 2p5 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने फिलिंग कैसे करनी है, तो अब देखें जी, हर्न्स लॉ है कि आपने पहले जो एक तरह की फिलिंग कर लेनी है, यानी देखें अब एक अगर आप ऐसे फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो साथ दूसरा ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग तरीका है जी। आपने जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो पहले एक तरफ की कर लेनी है, 1 2 3, एंड देन इधर से दोबारा से शुरू करनी है, 4 एंड 5। तो ये है जी हर्न्स लॉ, ठीक है। तो अब ये जो नीचे एरो है इसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी, -हाफ, -हाफ, ठीक है।
तो इस तरह ईच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक जो एम एल है, मतलब एक जो ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है बैक वक्त होते हैं, तो उनमें से एक एक की जो एड्रेस है वो कैसे पता किया जा सकता है, वो उनकी एस एस वैल्यू से, यानी स्पिन वैल्यू से उनकी पता किया जा सकता है, जो कि दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है जी, तो हमने ये बात की फोर क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी, यानी उसके एनर्जी लेवल को, एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर क्वांटम नंबर जो शेप को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली एस शेप भी हो सकती है, पी शेप भी हो सकती है, डी और एफ शेप। एस शेप जो है वो सर्कुलर होती है, पी शेप जो है वो बेसिकली डम्बेल्स होती हैं, और डी शेप डबल डम्बेल, और एफ शेप जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, और इन मैग्नेटिक जो आपके पास नंबर है जी, उसकी हमने बात की। तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, और एम एस जो है स्पिन नंबर को, यानी और स्पिन दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। और तो हमने ये कंप्लीट बात की, सही है जी। आ, चलें जी, अब आगे चलते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आपको मज़ीद चीज़ें समझ आएंगी जी। चलें जी। अच्छा जी, आप देखें जी कि लेट से आपके पास, हम एक एलिमेंट की बात करते हैं जी, सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र जो है वो आपके पास जी मैथ नंबर इसका 32 समथिंग होता है। ठीक है, चलिए राउंड ऑफ करते हैं, मैथ नंबर चाहिए भी नहीं हमें। चले जी, लेकिन जी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 2p, sorry, 2p, no, 3p and 4p, 3d and 4d and 4f। तो s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 एंड d में 8 एंड f के अंदर आपके पास 18, 14। ठीक है जी, तो अब देखें जी कि इसका आपने पूरे करने हैं जी इलेक्ट्रॉन। तो 1s में 2, ठीक है, 2s में 2, एंड 2p में 6, 2 4 10 और 6, 2 2 4 और 6 10 एंड 2p एंड 3s। तो 2p हो गया 3s, 10 और 2 12 और 16 पूरे करने हैं, तो 3p एंड 4s। तो बेसिकली पहले क्या आएगा जी, 3p, सही है जी। तो 4s की ज़रूरत नहीं है, तो 2 4 6 10 12, 12 और 4 जो है वो आपके पास 16 जो है वो पूरे हो गई। तो इस तरह फिलिंग करते हैं जी हम। ठीक है, आप देखें कि अगर हम इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखें, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि जो इसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो सल्फ़र जो है वो बेसिकली आपके पास थर्ड पीरियड में पाया जाता है। तो इसके जो बेसिकली पीछे गुजरी हुई जो, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं जी, मतलब पास ऑन होगी एंड नोबल गैस की, वो नियोन है। ठीक है, तो इसको हम नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखते हैं जी, नियोन जो इसके पास हुई है, इसके पीछे जो गैस नोबल गैस है जी, नियोन है, जिसका कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, तो आगे हम इसकी सिर्फ 3 सॉरी जी 3s2 एंड 3
P4 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी जी आपकी नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो बेसिकली इसमें 1s के लिए हमने पीछे बात की है, 1 ऑर्बिटल, 2s के लिए भी 1 ऑर्बिटल, P जो ऑर्बिटल है वो 3 बेसिकली होती है। फिर S 1 ऑर्बिटल एंड फिर P के लिए। अगर इस पे हम फिलिंग करते हैं तो फिर क्या बेसिकली देंगे, तो पहले जो लोअर शेल्स होते हैं, लो एनर्जी शेल्स, इनको पहले फिल करना होता है, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में तो पीछे भी हमने बात किया हुंस लॉ जो है वो कहता है जी कि पहले एक जैसे स्पिन वाले जो हैं वो फिल होंगे, फिर दूसरे वाले प्लस हाफ वाले या माइनस हाफ वाले, ठीक है। तो ये 2p6 के लिए है, फिर 3s के लिए फिर से हमारे पास तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये फिलिंग है जी आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली सल्फ़र में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये और ये। और ऐसे मेटल्स जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डाई मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखें नियॉन जो गैस है ना, लेट से उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है। तो अगर अब नियॉन गैस की ही बात करते हैं तो ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यानी सल्फ़र के आयन सल्फाइड की बात करते हैं तो बेसिकली इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो फिर हमारे पास देखें जी कि 1s2, ठीक है। तो पहले हमने देखना कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसके लिए क्या फार्मूला है जी, उसके लिए है जी देखें जी कि आपके पास एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, क्योंकि ये एक एनाइन है और इस पर -2 चार्ज है। तो देखते हैं जी एटॉमिक नंबर इसका क्या था, 16 था, तो माइनस नेगेटिव चार्ज -2 आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस माइनस प्लस होता है 2, तो बेसिकली आपके पास 16 + 2 यानी 18 जो है ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें जो फिल करने हैं आपने, ठीक है। तो करते हैं जी इसको। तो हम बात कर रहे थे कि चलें जी अब देखें 1s2, तो 18 इलेक्ट्रॉन जो पूरे करने हैं उसके बाद आपके पास, ठीक है, 1s2 फिर 2s2, फिर आपके पास यानी आपके पास जी देखेंगे 2p पहले आएगा, 2p6 आ जाएगा, 6 4 10 होंगे, 18 करने हैं। फिर 3s2 आ जाएगा, फिर 3p। अब 10 और 2 12, 12 और 6 जो है 18 है। तो ये आपके पास यानी कंप्लीट है। अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो 1s 2s 2p 3s 3p।
6 पूरे करने हैं, नहीं तो ये आपके पास 6 हो गए। यानी आपके पास जो सल्फाइड आयन है ये बेसिकली आपके पास डाई मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जब बड़े सारे जो मतलब इस तरह के पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो फिर एक खास रीजन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो एक अलाइन हो जाए तो फिर हमारे पास जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और जो आपके पास पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है वो बेसिकली यानी मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन जो फील करता है, सही है जी। तो यानी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखते, एंड वाइस वर्सा। तो आगे हम बात करते हैं जी, लेट्स से तो अब हम बात करेंगे जी, कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपर आपके पास जो है वो बेसिकली, चलें जी, कॉपर बेसिकली एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है जी, 29 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास जो है 63.568 होता है। लेकिन हमें एटॉमिक नंबर ही चाहिए, तो माना इसमें 2, सॉरी माना इसका एस में 2, पी में 6, 8 एंड 18। टेन, 12, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 8 and 10, sorry, 2, 2, 4, 6, 10 and 10, 20, 4s के बाद इस, आपने याद रखना ये 3d, ठीक है। तो आपको पता है डी के ऊपर 8 होते हैं, ठीक है। फिर से काउंट करते हैं जी, 28 हो गए, एंड 4p आपके पास, यानी कितने हो गए जी, 1। तो 2 to 4, 4, 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, 20 और 8, 19। अच्छा सॉरी जी, पीछे भी शायद हमने ये गलती की है, पीछे भी सही करना है इस बात को कि सॉरी, आपके पास जो डी शेल सब शेल है ना, इसके अंदर 8 नहीं, सॉरी 10, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। और इसके अंदर भी देखें 14, ये पीछे भी गलती है, तो इसको आपने, तो चलो जी सही करते हैं एक दफ़ा सही। चलें जी, फिर से इसको काउंट करते हैं जी। तो ये लें जी, तो बेसिकली 1s2, 2s2,
2p and 3s, 2p and 3s, फिर 3p and 4s, 3p and 4s एंड 3d एंड 4p। तो इधर जी आपके पास यानी 9 आ जाएंगे, ठीक है, तो 29 पूरे हो जाएंगे ये इस जगह पे। तो 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 20 और 29, तो ये 29 आपके पूरे हो गए जी। तो 3D और 4p फिल नहीं होगा। ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाते हैं इसकी, तो चलें जी, 1 2s 1 2 3 2p 3s 3p 1 2 3 4s 1 1 2 3 4 5। अच्छा, आपने सॉरी इस तरह फिल नहीं करना, ये पी थी तो हमें एक ही तरफ वाले पहले फिल करने हैं। तो 1s2 2s2 3p6 and 3s and 3p6। 4s 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आपके पास जी फिलिंग हुई। तो इसमें देखें जी कि अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 3D सब सब शेल है। इसमें एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनपेयर्ड है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही है। तो देखें जी, ये कॉपर और क्रोमियम जो है एक बहुत स्पेशल एक एलिमेंट है। उसकी वजह क्या है कि उसमें ये आपने आखिरी दो जो ऑर्बिटल्स हैं इनको देख रहे हैं, तो ये 4s है, ये 2 था, और 3D में 9 थी, ठीक है। अब ये लो एनर्जी है 4s, और डी ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी है। 1 2 3 4 और 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो 4s और ये क्या है जी 3D। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये क्या होता है कि ये जो है ना एक पेड इलेक्ट्रॉन है इसका, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल आपके पास ऑर्बिटल है, तो ये इससे बारो कर लेती है और ये अपना कंप्लीट कर लेती है। यानी डी जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है, और 4s जो है ये आपके पास S1 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसीलिए हमारे पास जो आपके पास जी कॉपर है, ये एक बहुत एक स्पेशल एलिमेंट है, जिसकी जो डी ऑर्बिटल है ना ये इनकम्प्लीट होती है, सॉरी एस ऑर्बिटल 4s इनकम्प्लीट है, और जो 3D है ये कंप्लीट है। इसलिए हम इधर 9 नहीं बल्कि 10 करेंगे। तो सेम लाइक इसी तरह हमारे पास जो क्रोमियम है वो भी इसी तरह का बिहेव करती है। अब हम बात करेंगे जी कोबाल्ट की, बात करते हैं।
बेसिकली कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है जी, 27। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 4, 2p6, 3s2, 6 और 4 10 और 2 12, 3p 4s 6 and 2 2 4 10 12 10 20 and 3d, तो 7, 3d7। अगर हम इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो इसके पीछे जो हमारे पास गैस, जो नोबल गैस आती है वो है जी हमारे पास जी आर्गोन है। तो आर्गोन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, 2 2 4 6 10 एंड 8 18। तो इसके बाद वाले लिखेंगे जी 4s 2 एंड 3d7। तो ये आपके पास जी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आ, और अगर इसकी हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो एस के लिए एक ऑर्बिटल और डी के लिए 5। 7 पूरे करने हैं जी, 5 किस तरह हो जाएंगे? 6 और 7। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से कोबाल्ट भी एक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है।